बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मोहम्मद मुबारक वसल्लम अलैहि। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। तो आज हम इंशाल्लाह ये देखेंगे कि नज़म का ख़ुलासा किस तरीके से लिखा जाता है और नज़म का ख़ुलासा लिखने में कौन कौन सी हमारी गलतियाँ होती हैं और हमें किस तरीके से ख़ुलासा लिखना चाहिए और उसके कितने नंबर होते हैं। तो सबसे पहले आप ये बात नोट कर लें कि जो नज़म का ख़ुलासा है उसके पेपर के अंदर 5 नंबर होते हैं। ठीक है, नज़म का ख़ुलासा बहुत ही आसान होता है, छोटी सी नज़म होती है, उसको आपने पढ़ के उसके बारे में उसका ख़ुलासा लिखना होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये मुफ्त के नंबर होते हैं। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ी सी अच्छे तरीके से इस वीडियो को देख लेंगे तो इंशाल्लाह आपको तमाम चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाएंगी। तो इसको आपने पूरा देखना है, मुकम्मल देखना है। और आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो से पहले आप मेरी वीडियो को जो है वो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। देखें जी, हमने आज नज़म का ख़ुलासा देखना है। उसमें हमने ये चेक करना है कि हम नज़म का जब ख़ुलासा लिखते हैं तो हमारी तरफ से उसमें गलतियाँ कौन कौन सी होती हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारी जो गलतियाँ होती हैं या हमने जिन चीज़ों से परहेज़ करनी होती है वो कौन सी हैं। तो सबसे पहले है कि हेडिंग्स आपने खुलासे के अंदर नहीं देनी, किसी किस्म की कोई हेडिंग खुलासे के अंदर नहीं होनी चाहिए। दूसरी चीज़, शायर का तारुफ, आपने किसी सूरत भी शायर का तारुफ नहीं करना। ठीक है, आपने जो खुलासे के अंदर उसने बयान किया है उसी को आपने लिखना होता है, उसी को खुलासा कहते हैं जो आप उसको लिखते हैं। शायर का तारुफ उसमें बिल्कुल नहीं करना। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि आप ये ज़रूरी समझते हैं कि हमने शायर का नाम बताना है। ठीक है, क्योंकि यह है कि अगर मैंने ये कुछ पेपर देखे भी हैं कि जिनमें जो पेपर बनाने वाला वो पहले ही बता देता है कि इस शायर का ये नाम है। ठीक है, शायर का नाम उसमें सवाल में लिखा होता है और कहा जाता है कि इसके बारे में आप इस नज़म के बारे में जिसको फ़लाँ ने लिखा है उस या खुलासा बयान करें उसका, तो उसको पढ़ लिया करें। अगर वो पूछे तो आपने वहाँ पे शायर का नाम बताना है, अगर वो ना पूछे तो आपने शायर का नाम नहीं बताना, उसके कोई नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है जी। उसके बाद देखें, तीसरी चीज़ है मुतालिका मवाद। कभी ऐसा होता है कि जब आप नज़म को पढ़ लेते हैं आप समझते हैं कि मैंने पूरी तरीके से नज़म को समझ लिया है। तो जब समझ लेते हैं तो उसके बाद आप अपनी तरफ से जो उसमें मज़ीद मवाद ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो ये बिल्कुल आपने नहीं करना। आपने जो शायर ने बयान किया है वहाँ पे वही कुछ लिखना है। अपनी तरफ से कोई आदीस, कोई आपने आयात वगैरह, कोई आपने अपनी तरफ से कोई जो शेर वगैरह हैं वो बिल्कुल नहीं लिखने, बल्कि वही लिखने हैं जो कि शायर ने वहाँ पे इस्तेमाल की हैं, बातें जो उसने आपसे शेयर की हैं शेर की सूरत में। तो वही चीज़ें आपने वहाँ पे लिखनी है, उसका मफ़हूम आपने लिखना होता है उन अशार का। उसके बाद देखें जी, तरीक़ाकार इसका क्या होगा, किस तरीके से हमने इस नज़म का जो खुलासा है वो लिखना है। तो सबसे पहली जो चीज़ है वो है कि इस पे तबसरा आपने नहीं करना। तबसरा अपनी तरफ से आपने किसी सूरत भी नहीं करना। अपने जो अल्फाज है वो आपने उसमें इस्तेमाल नहीं करने, अपनी तरफ से कोई तज़िया नहीं घड़ना, बल्कि शायर जो कह रहा है वही कुछ उसका मफहूम आपने लिखना होता है वहाँ पे। दूसरी चीज़ यहाँ पे आती है जी कि जो आपका नज़म का जो पहला शेर होगा वही आपके खुलासे की जो पहली लाइन होगी वही होगी जो नज़म का पहला शेर है। ठीक है जी, पहला शेर नज़म का आपके खुलासे की पहली लाइन या पहला फ़िक्रा होगा। तीसरी बात ये ज़हन में रखनी है, जो इख्तितामी शेर है नज़म का, जो अख्तामी शेर है जहाँ पे ख़त्म हो रही है, अगर शायर ने अपना तखल्लुस इस्तेमाल किया है तो आखिर में जिसको मक्ता कहते हैं, वो जो मक्ता है उसका जो मफहूम है आपने वो लिखना है। यानी वो आखिरी शेर ही आपने आखिर में जाके उसका मफहूम लिखना है। खुलासे के एंड पे जो खुलासे की आखिरी लाइन होगी, इसका मतलब है कि जो नज़म की आखिरी लाइन है वही खुलासे की आखिरी लाइन होगी। ठीक है जी।
تو اس میں آپ نے کسی قسم کی اپنی طرف سے جو چیز شامل نہیں کرنی، اور یہ بات ضرور یاد رکھنی ہے، ترتیب کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک ترتیب سے شاعر اپنی جو نظم ہے وہ لکھتا ہے، تو آپ نے بھی اس ترتیب کا خیال رکھنا ہے۔ اس کے بعد یہاں پہ ترتیب آتی ہے، تو یہ آپ نے دیکھ لیں کہ ہماری جو اغلاط ہوتی ہیں یا ہم نے جن چیزوں سے پرہیز کرنا ہوتا ہے وہ کیا ہے، اس کے بعد طریقہ کار کیا ہے، جن چیزوں کو ہم نے سامنے رکھ کے اپنا خلاصہ لکھنا ہے وہ کیا چیزیں ہیں، اور اس کے بعد میں آپ کے سامنے یہاں پہ ایک نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ آپ نے پریزنٹیشن کس طریقے سے دینی ہے اور آپ نے کس طریقے سے آگے اس کو لے کے چلنا ہے۔ تھوڑی سی اس کے بارے میں آپ کو گائیڈ لائن دوں گا۔ سب سے پہلے دیکھیں، آپ کا جو سوال آتا ہے یہاں پہ اوپر لکھا ہوتا ہے نظم کا خلاصہ، ٹھیک ہے جی، نظم کا خلاصہ۔ اس میں آپ نے سب سے پہلے یہاں پہ اگر حمد کہا جاتا ہے، یا آپ نے لکھا حمد، ٹھیک ہے، اس کے نیچے اس کو تھوڑا سا ڈیزائن بنائیں، اس کو خوبصورت کریں آپ، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے، اسی کے نیچے آپ لکھ لیں خلاصے کی ہیڈنگ دیں، ٹھیک ہے، اور نیچے سے آپ نے خلاصہ شروع کرنا ہو۔ اسی طریقے سے آپ نے اس کو خلاصے کو لکھنا ہے۔ یہ اگر ترتیب رکھیں گے تو یہ اچھی بھی لگتی ہے، ٹھیک ہے جی، پریزنٹیشن خوبصورت ہوتی ہے، اور انشاءاللہ پڑھنے والا بھی خوش ہوگا جس طریقے سے آپ نے لکھا ہے، اور آپ کو نمبر وہ دے گا۔ تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھنی ہے سب سے پہلے کہ نظم کا خلاصہ کتنا ہونا چاہیے۔ ہدایات، ٹھیک ہے، میں آپ کو دے دیتا ہوں۔ تو سب سے پہلے دیکھیں، کون کون سی چیزیں ہیں یہاں پہ۔ جو خلاصہ ہے وہ 8 سے 10 لائنوں پہ ہونا چاہیے۔ 8 سے 10 لائنوں سے زیادہ آپ کا خلاصہ نہیں ہونا چاہیے کسی صورت پہ۔ اگر اس سے آپ تجاوز کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی طرف سے کوئی چیز اس میں ڈال رہے ہیں، تو وہ چیز بالکل نہیں کرنی، بلکہ 8 سے 10 لائنوں پہ مشتمل آپ کا خلاصہ ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی، زیادہ سے زیادہ 8 سے 10 لائن ہونی چاہیے۔ پھر سوال ایک یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نظمیں بڑی ہیں، ٹھیک ہے، تو جس طرح تسلیم و رضا ایک نظم ہے، تو وہ بڑی ہیں، تو اس کس طریقے سے ہم نے لکھنا ہے، تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ جو پورا بند ہے، ٹھیک ہے، جس میں ایک پورا بند کی شکل میں جو اشعار لکھے ہوتے ہیں، تو پورے بند کا جو آپ مفہوم اگر اکٹھا کر لیں اور اس مفہوم کو آپ لکھ دیں، تو وہ بھی اسی طریقے سے پورے بند کا آپ کا ہو جائے گا۔ جس طریقے سے آپ ایک شعر کی لکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی، تو مفہوم اس کا لکھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ نے بند کا ایک مفہوم لکھنا ہے، وہ بھی آپ کا تقریباً 8 سے 10 لائنوں پر مشتمل ہونا چاہیے۔ اس سے زیادہ آپ کا نظم کا خلاصہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس میں آپ نے یہ کوشش کرنی ہے کہ پریزنٹیشن خوبصورت ہو، ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں، تو انشاءاللہ تعالی آپ کا جو خلاصہ ہے وہ ایک معیاری خلاصہ ہوگا، اور انشاءاللہ آپ کو پورے کے پورے نمبر ملیں گے۔ دیکھنے کا شکریہ جی۔